साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रतिदिन नामक करंट अफेयर की मैगजीन निकाली गई, जिसमें मई 2021 से लेकर के 15 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसका जो रक्षा विज्ञान वाला पोर्शन है, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में, MRSAM के बारे में। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, ठीक है। 30 मार्च 2022 को इस MRSAM अर्थात मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के सैन्य संस्करण अर्थात आर्मी वेरिएंट ने पुनः अपनी प्रभावशीलता साबित कर दी है। मतलब इससे पहले भी इसका परीक्षण किया जा चुका है। देखिए, उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से हुए परीक्षण में इस मिसाइल ने उच्च गति के हवाई लक्ष्यों को सीधे आघात कर ध्वस्त कर दिया था। उड़ान परीक्षणों के समापन के पश्चात अब इस मिसाइल का विकासात्मक चरण पूरा हो गया है। इससे पूर्व 27 मार्च 2022 को भी इस मिसाइल परीक्षण प्रणाली को 2 बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, ठीक है। तो एक बार 30 मार्च को होता है, उससे पहले 27 मार्च को हुआ था। भारतीय थल सेना द्वारा प्रयोग किए जाने वाले इस MRSAM अर्थात मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के संस्करण का विकास संयुक्त रूप से DRDO तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखिए, किसने इसको विकसित किया है? DRDO तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया है इसका विकास। आगे देखते हैं, 9 सितंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन DRDO ने भारतीय वायुसेना को मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की पहली इकाई वायु सेना स्टेशन राजस्थान के जैसलमेर को सौंपी थी। और ये जो अभी जिसकी बात कर रहे हैं, ये भारतीय थल सेना के लिए है, ठीक है। आगे देखते हैं, इस मिसाइल प्रणाली का विकास रक्षा अनुसंधान तथा विकास इंडस्ट्रीज अर्थात DRDO तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के संयुक्त प्रयास से किया गया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो अभी मार्च 2022 में जिसका परीक्षण किया गया, इसका विकास जो है भारतीय थल सेना द्वारा DRDO तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ संयुक्त रूप से किया गया। जबकि 9 सितंबर 2021 को जो किया गया था, उसका विकास जो है वो अर्थात DRDO तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के संयुक्त प्रयास से किया गया था। किसके लिए? भारतीय वायुसेना के लिए। और ध्यान रखिएगा, 4.5 मीटर लंबी 2 मैक की गति वाली यह मिसाइल 70 किलोमीटर के परास में एक साथ अनेक लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। तो इसकी रेंज याद रखिएगा, 70 किलोमीटर इसकी रेंज है। आगे बात करते हैं हंस NG न्यू जनरेशन मतलब नई पीढ़ी का प्रशिक्षक विमान है। तो देखिए, 19 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2022 के मध्य भारत के प्रथम स्वदेशी उड़ान परीक्षण विमान फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंस NG के समुद्री परीक्षण को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। आगे चलते हैं। इसमें देखिए, यह परीक्षण कहाँ पे किया गया? यह परीक्षण जो है पुडुचेरी में किए गए थे, ठीक है। इस प्रकार इस विमान ने DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। इसके पूर्व 3 सितंबर 2021 को हंस न्यू जनरेशन विमान की प्रथम उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई थी। देखिए, बेंगलुरु स्थित हाल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के उपरांत विमान ने 80 नॉट की गति से 4000 फीट की ऊंचाई प्राप्त की थी। इस विमान का विकास CSIR की एक संगठक प्रयोगशाला CSIR राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशाला बेंगलुरु के द्वारा की गई है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो हंस न्यू जनरेशन एक 2 सीट वाला एक प्रशिक्षक विमान है, ठीक है। इसमें 2 सीट हैं और ये हंस NG जो है हंस प्रशिक्षक विमान का एक उन्नत संस्करण है। उल्लेखनीय है कि हंस विमान की प्रथम उड़ान जो है वर्ष 1993 में संपन्न हुई थी। आगे चलते हैं, भारत में ड्रोन आयात पर प्रतिबंध के बारे में। 9 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारत में ड्रोन के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने यह आदेश जारी किया। ध्यान रखिए, यह किसके अंतर्गत आता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के। इस कदम का उद्देश्य ड्रोन के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना है। इस अधिसूचना के तहत CBU कंप्लीटली बिल्ड अप, SKD सेमी नॉकडाउन या SCKD कंप्लीटली नॉकडाउन रूपों में किसी भी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें आगे देखें, हालांकि निम्न संस्थानों या निर्माताओं को CBU SKD या CKD अर्थात CBU मतलब कंप्लीटली बिल्ड अप, SKD सेमी नॉकडाउन और CKD कंप्लीटली नॉकडाउन
इन प्रारूपों में ड्रोन के आयात की अनुमति होगी किन संस्थाओं को? सरकारी संस्थाओं को, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं को, और अनुसंधान एवं विकास उद्देश्य तो ड्रोन निर्माता को। देखिए, रक्षा एवं सुरक्षा उद्देश्यों हेतु भी ड्रोन के आयात की अनुमति होगी। ड्रोन घटकों अर्थात ड्रोन कंपोनेंट के आयात के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। अब आगे इसमें थोड़ा सा बात करते हैं देश के पहले ड्रोन स्कूल के बारे में। तो देखिए 10 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, कहाँ पे? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया। उल्लेखनीय है कि 11 दिसंबर 2021 को राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी। तो उसके तहत ग्वालियर में पहला खोला गया है। इसके अलावा जो 4 अन्य खोले जाएंगे वो है भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सतना, तो ये 5 नाम महत्वपूर्ण हैं। यहाँ कुछ अन्य चीज़ों को याद रखिएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 में ड्रोन उद्योग को प्रोत्साहन देने के संबंध में जो चर्चा की गई है या जो बात कही गई है उसके बारे में। ठीक है, ड्रोन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में 2 नई योजनाओं, ड्रोन शक्ति एवं किसान ड्रोन, दोनों के नाम याद रखिएगा, ड्रोन शक्ति एवं किसान ड्रोन की घोषणा की गई है। ड्रोन शक्ति के तहत स्टार्टअप्स के माध्यम से ड्रोन के एक सेवा के रूप में उपयोग को सुविधाजनक बनाने और उसे बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जबकि फसलों के मूल्यांकन, भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं 150 किलोग्राम से अधिक वजन वाली विशाल मानव रहित विमान प्रणाली, लार्ज अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। रेलवे सुरक्षा हेतु ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली प्रयोग में लाई जाएगी। आगे बात करते हैं, प्रलय भारत की नई मिसाइल है, तो इसके बारे में देखें तो 22 एवं 23 दिसंबर 2021 को डीआरडीओ ने एक नई मिसाइल प्रलय के उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किए। तो यहाँ एक बात ध्यान रखिए, जब मिसाइल का विकास होता है तो उसको मुख्यतः डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है, और जब कोई सैटेलाइट की बात होती है तो वो इसरो के द्वारा उसको विकसित किया जाता है। देखिए, ये परीक्षण उड़ीसा तट स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा कलाम द्वीप से किए गए हैं। यह प्रथम अवसर था जब भारत में लगातार 2 दिनों के अंतराल पर किसी बैलिस्टिक मिसाइल के 2 लगातार उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। देखिए 22 दिसंबर 2021 को प्रलय मिसाइल का प्रथम उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, और इसके बाद 23 दिसंबर 2021 को प्रलय मिसाइल का द्वितीय उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आगे चलते हैं, इसमें प्रलय क्या है? प्रलय एक सामरिक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा कि प्रलय क्या है। यह एक स्वदेशी नई पीढ़ी की सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली मिसाइल है। ध्यान रखिएगा, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली यह मिसाइल ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर एवं कई नई प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित होती है। यह मिसाइल केवल पारंपरिक युद्धशीर्ष अर्थात कन्वेंशियल वारहेड को वहन करने के लिए ही डिजाइन की गई है। इसकी यदि मारक क्षमता की बात करें, कितनी दूरी तक मारक क्षमता है इसकी, तो इसकी मारक क्षमता जो है वो 150 से लेकर के 500 किलोमीटर तक है। इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल को पृथ्वी रक्षा वाहन PDV, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल नामक एक वायुमंडलीय 100 एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल के व्युत्पन्न की संज्ञा दी जा रही है। यह मिसाइल चीन की डोंगफेंग 12 तथा रूस की 9K 720 इंच कादर मिसाइल के समतुल्य है। ये दोनों ही लघु दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल हैं। आगे बात करते हैं, INS खुखरी सेवा मुक्त हो गई। INS खुखरी, तो देखिए 23 दिसंबर 2021 को INS खुखरी को सेवा मुक्त कर दिया गया है। INS खुखरी पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल वाहन कॉर्वेट था। तो ध्यान रखिएगा, INS खुखरी क्या है? पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल वाहक कॉर्वेट था। इसका निर्माण माझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा किया गया था। इसे 23 अगस्त 1989 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ठीक है, तो INS खुखरी को पश्चिमी और पूर्वी दोनों बेड़े के हिस्सा होने का गौरव प्राप्त है। और यह जो है, देखिए यह कॉर्वेट भारतीय सेना के गोरखा ब्रिगेड से संबद्ध रही है। आगे चलते हैं, अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण के बारे में। तो 18 दिसंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। कब? 18 दिसंबर 2021 को। ठीक है, यह परीक्षण उड़ीसा तट पर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। यह इस मिसाइल का दूसरा परीक्षण था। पहला जो किया गया था वो 28 जून 2021 को इसका पहला परीक्षण किया गया था। अग्नि 5 अग्नि श्रेणी की सतह से सतह, देखिए ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो हमने प्रलय मिसाइल की बात की थी वो भी सरफेस टू सरफेस
मिसाइल थी। और अग्नि जो है ये भी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का अत्याधुनिक संस्करण है। इसमें और आगे देखें, इसकी मारक क्षमता जो है वो 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक। ध्यान रखिएगा, अग्नि प्राइम की जो मारक क्षमता है वो 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। यह नई पीढ़ी की परमाणु क्षमता युक्त मिसाइल है। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल का वजन 23 से 25 टन है। यह दो चरणों वाली कनिस्त्रीकृत मिसाइल है जो ठोस प्रणोदक से युक्त है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। विश्लेषक अग्निपी को चीन की DF-21D पोतरोधी बैलिस्टिक मिसाइल के समकक्ष देखते हैं। आगे बात करते हैं स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल के बारे में। तो 11 दिसंबर 2021 को स्वदेश निर्मित स्टैंड ऑफ टैंक रोधी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक SANT सैंट मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। यह परीक्षण DRDO और भारतीय वायुसेना ने पोखरण रेंज राजस्थान में किया। इस मिसाइल को अनुसंधान केंद्र इमारत RCI हैदराबाद द्वारा DRDO की प्रयोगशालाओं के समन्वय एवं उद्योगों की भागीदारी के साथ डिजाइन तथा विकसित किया है। यह हवा से सतह पर मार करने वाली, हवा से सतह पर एयर टू सरफेस ये मिसाइल है करने वाली। इस मिसाइल ये हेलीकॉप्टर से दागी जाती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 10 किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। यह मिसाइल एक अत्याधुनिक मिलीमीटर वेव MMW तकनीक से सुसज्जित है जो सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए उच्च परिशुद्धता के साथ हमला करने की क्षमता रखती है या प्रदान करती है। आगे बात करते हैं शीर्ष शस्त्र उत्पादक कंपनियां 2020 सिप्री की ये रिपोर्ट है। इसकी रिपोर्ट को देखें तो 6 दिसंबर 2021 को वर्ष 2020 में विश्व में शीर्ष 100 शस्त्र उत्पादक एवं सैन्य सेवा प्रदाता कंपनियों की सूची जारी की गई। इस रिपोर्ट को स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिप्री द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट की फैक्टरों की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी शस्त्र उत्पादक एवं सैन्य सेवा प्रदाता कंपनियों की कुल शस्त्र बिक्री जो है वर्ष 2020 में 531 बिलियन कितनी हो गई? 531 बिलियन डॉलर दर्ज की गई है। वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में इसमें 1.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2019 की तुलना में 2020 में 1.3% की वृद्धि है। ये फैक्ट याद रखिएगा। वर्ष 2020 में विश्व की शीर्ष 100 शस्त्र उत्पादक एवं सैन्य प्रदाता कंपनियों की रैंकिंग में 3 भारतीय कंपनियां भी शामिल रही हैं। कौन कौन सी? तो इसमें ये 3 कंपनियां थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 2020 के सूची में ये शामिल हैं। भारतीय आयुध निर्माणियां IOF और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, BEL बेल। इसके अतिरिक्त यहाँ ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2020 में शीर्ष 100 कंपनियों की हथियारों की बिक्री में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? 1.2%। भारत के हथियारों मतलब शीर्ष 100 कंपनियों की हथियारों की बिक्री में भारत की 1.2% थी। तो ये जो 3 कंपनियां भारत की इसमें शामिल हैं, इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हॉल जो है ये 42वें नंबर पे है, ठीक है, ये आपका 42वें नंबर पे है जो 100 शस्त्र उत्पादक एवं सैन्य सेवा प्रदाता कंपनियां हैं। IOF जो है ये 60वें नंबर पे है और BEL जो है ये 66वें नंबर पे है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर और देखते हैं सिप्री द्वारा जो शीर्ष 5 शस्त्र उत्पादक एवं सैन्य सेवा प्रदाता कंपनियां हैं 2020 की, उनकी यदि बात करें तो देखिए नंबर 1 पर जो है आपका अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन कॉर्प है। दूसरा भी अमेरिका का ही रेथियान टेक्नोलॉजीज है। तीसरा भी अमेरिका का ही बोइंग है। चौथा भी अमेरिका का ही नॉर्थरोप गुमरान कॉर्प है और 5वां भी अमेरिका का ही जनरल डायनेमिक्स कॉर्प, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 5 जो शीर्ष हैं वो जो कंपनियां हैं वो अमेरिका की ही हैं। आगे बात करते हैं पिनाका ER के सफल परीक्षण के बारे में। पिनाका ER के सफल परीक्षण के बारे में, ठीक है। तो ER क्या है? ये एक्सटेंडेड रेंज है, एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम, पिनाका एक्सटेंडेड रेंज। तो देखिए दिसंबर 2021 में पिनाका ER मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। इसके साथ ही एरिया डिनायल म्यूनिशंस ADM और न्यू इंडिजीनियस फ्यूज 9 स्वदेशी विस्फोटक का भी सफल परीक्षण किया गया। ये परीक्षण राजस्थान के पोखरण रेंज में संपन्न हुए। पिनाका हेतु एरिया डिनायल म्यूनिशंस
को ARDE पुणे द्वारा डिजाइन किया गया था। पिनाका रॉकेटों के लिए फ्यूजों का विकास ARDE पुणे द्वारा किया गया। यही बात 2 बार एक तरीके से कह सकते लिख दी गई है। आगे देखते हैं, पिनाका जो है एक मुक्त उड़ान फ्री फ्लाइट वाली बहु रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। तो क्या है ये? एक बहु रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। भगवान शिव के धनुष पिनाका के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। DRDO द्वारा विकसित पिनाका मार्क 1 प्रणाली की मारक क्षमता कितनी रही है? 38 से लेकर 48 किलोमीटर तक, जबकि पिनाका मार्क 2 रॉकेट प्रणाली की क्षमता कितनी रही है? 60 किलोमीटर। DRDO ने पिनाका मार्क 2 को निर्देशन, नेविगेशन एवं नियंत्रण प्रणालियों से युक्त कर निर्देशित पिनाका रॉकेट प्रणाली गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम का विकास किया है, जिसकी मारक दूरी 75 किलोमीटर है। यही पिनाका रॉकेट प्रणाली का विस्तारित रूप जो है पिनाका ER, मतलब यही जो इसको एक्सटेंड किया गया 75 किलोमीटर तक, यही आपका पिनाका ER है। आगे चलते हैं, INS बेला नौसेना में शामिल हुआ। तो कौन सा INS बेला? तो देखिए 25 नवंबर 2021 को मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह पर आयोजित एक समारोह में स्वदेश निर्मित पनडुब्बी INS बेला को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो देखिए यह जो पनडुब्बी है, यह पश्चिमी नौसेना कमान के पनडुब्बी बेड़े में का अंग होगी। INS बेला भारतीय नौसेना हेतु प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्माणाधीन 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला की चौथी पनडुब्बी है। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक स्टील पनडुब्बी है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? यह एक डीजल इलेक्ट्रिक स्टील पनडुब्बी है, ठीक है, जो राडार की पहुंच से बचकर निकल सकती है। स्टिंगरे परिवार संबंधित एक भारतीय मछली के नाम पर इस INS बेला का नामकरण किया गया है। उल्लेखनीय है कि इसी नाम की एक पनडुब्बी भारतीय नौसेना में वर्ष 1973 से 2010 के मध्य तैनात थी। स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी INS कलवरी है, जिसे दिसंबर 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। दूसरी INS खंदेरी है, जिसे दिसंबर 2019 में शामिल किया गया। और तीसरी जो है INS करंज, इसे 10 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। अब जो है चौथी को शामिल किया गया 25 नवंबर 2021 को INS बेला। तो ध्यान रखिए यह क्या है? यह एक पनडुब्बी है, ठीक है। INS बेला क्या है? INS बेला एक पनडुब्बी है, इस फैक्ट को याद रखिएगा। प्रोजेक्ट 75 के बारे में बात करें तो वर्तमान में मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, प्रोजेक्ट 75 के तहत। तो ये जो 6 हैं, ये आपके डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियाँ फ्रांस की स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों पर आधारित हैं। ये 6 पनडुब्बियाँ जो बननी है, इसमें सबसे पहले कलवरी है, खंदेरी है, करंज है, तो ये 3 पहले आ चुकी हैं। चौथा INS बेला भी आ गया है, और इसके बाद 2 और बचेंगी, बागीर और बागशीर। तो ये 6 नाम आप याद रखिएगा। स्कॉर्पियन श्रेणी की इन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए अक्टूबर 2005 में भारत और फ्रांस के मध्य में $3.75 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। आगे बात करते हैं, INS विशाखापत्तनम भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। देखिए 21 नवंबर 2021 को मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह में आयोजित एक समारोह में INS विशाखापत्तनम को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। INS विशाखापत्तनम को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसमें और देखें तो देखिए पूर्वी तट पर स्थित आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक शहर विशाखापत्तनम द सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम पर इस युद्धपोत का नामकरण किया गया है। इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना के इन हाउस संगठन नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया। इस पोत के निर्माण में स्वदेशी इस्पात DMR 249A का प्रयोग किया गया है। यह पोत लगभग 75% स्वदेशी उपकरणों द्वारा निर्मित है। 163 मीटर की कुल लंबाई, 17 मीटर चौड़ाई तथा 7400 टन से अधिक वजन के साथ यह भारत में निर्मित सबसे बड़े विध्वंसक युद्धपोतों में से एक है। यह पोत संयुक्त गैस एवं गैस विन्यास में 4 शक्तिशाली गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित किया जाता है। इसकी गति जो है 30 नॉट से अधिक इसकी गति है। आगे बात करते हैं परियोजना 15B के बारे में। तो ये परियोजना 15B है क्या, इसको देखें। तो देखिए परियोजना 15B के तहत वर्तमान में मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड पर 4 निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोतों का निर्माण किया जा रहा है।
ठीक है, कितनी? 4। परियोजना 15B के तहत निर्मित पोतों को विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसक युद्धपोतों के नाम से जाना जाएगा। परियोजना 15B के तहत निर्मित प्रथम निर्देशित विध्वंसक पोत INS विशाखापत्तनम का जलावतरण ये 20 अप्रैल 2015 को संपन्न हुआ था, जबकि दूसरी का INS मोरमुगाओ का जलावतरण 17 सितंबर 2016 को। और इस श्रेणी के 2 अन्य युद्धपोत जो हैं वो INS इम्फाल हैं और INS सूरत हैं। INS इम्फाल और INS सूरत। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है रुस्तम 2 ड्रोन के बारे में। रुस्तम 2 ड्रोन देखिए, 13 नवंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने रुस्तम 2 ड्रोन के स्वायत्त रूप से उड़ान भरने एवं लैंड करने की क्षमता का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया। रुस्तम 1 को तपस BH-201 के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ध्यातव्य है कि अक्टूबर 2020 में DRDO ने लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम इस स्वदेशी प्रोटोटाइप ड्रोन का सफल परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया था। ठीक है, रुस्तम 2 जो है एक जुड़वा टर्बोप्रॉप संचालित ड्रोन है, जिसे निगरानी और टोही मिशनों के लिए विकसित किया गया है। इसकी लंबाई 9.5 मीटर है। फरवरी 2018 में प्रयुक्त विन्यास या यूजर कॉन्फ़िगरेशन में इसका प्रथम परीक्षण संपन्न हुआ था। और इसके बाद देखें, ये क्या है? रुस्तम क्या है? ड्रोन है। ठीक है, इसकी लंबाई 9.5 मीटर है। रुस्तम 2 अधिकतम 22,000 फीट की ऊंचाइयों में लगातार 20 घंटे से अधिक तक उड़ान भरने में सक्षम है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। INS तुसील का जलावतरण के बारे में बात करें तो देखिए, 28 अक्टूबर 2021 को प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत निर्मित 7वें युद्धपोत INS तुसील का जलावतरण यांतर शिपयार्ड, रूस के कालिनिनग्राद में संपन्न हुआ। जलावतरण समारोह के दौरान ही इस युद्धपोत के औपचारिक रूप से इसका नाम जो है तुसील नाम दिया गया है। तुसील एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्षा कवच। ठीक है, तो आगे चलते हैं। रूस द्वारा भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत तलवार श्रेणी के स्टील्थ निर्देशित मिसाइल युद्धपोतों को डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। आगे इसमें देखते हैं। देखिए, नवंबर 1997 में भारत और रूस के मध्य हुए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करार के तहत तलवार श्रेणी के पहले 3 युद्धपोतों INS तलवार, INS त्रिशूल और INS तंवर की भारतीय नौसेना में तैनाती हो चुकी है। देखिए, पुनः जुलाई 2006 में भारत सरकार एवं रूस के मध्य हुए करार के तहत निर्मित तलवार श्रेणी के 3 और युद्धपोत INS तेग, INS तरकश और INS त्रिखंड वर्तमान में भारतीय नौसेना में सक्रिय हैं। आगे चलते हैं। देखिए, तलवार श्रेणी का जो तीसरा बैच है, इसमें 7वां जो है INS तुसील है और 8वां जो है INS तमला। भारतीय तटरक्षक पोत सार्थक के बारे में बात करें तो 28 अक्टूबर 2021 को राष्ट्र की समुद्री सुरक्षा और रक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय तटरक्षक पोत सार्थक को गोवा में राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो ध्यान रखिए कि सार्थक क्या है? एक ये भारतीय तटरक्षक पोत है जिसे गोवा में तैनात किया गया, गोवा में राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह जो ICGS सार्थक गुजरात है, इसके पोरबंदर में स्थित होगा। ICGS सार्थक जो है गुजरात के पोरबंदर में स्थित होगा और कमांडर तटरक्षक क्षेत्र मतलब उत्तर पश्चिम के संचालन और प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर संचालित होगा। ध्यातव्य है कि ICGS सार्थक भारतीय तटरक्षक बल के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जा रहे 5 अपतटीय गश्ती पोतों ऑफशोर पेट्रोल वेसल की श्रृंखला का चौथा पोत है। इस श्रृंखला के अन्य युद्धपोत ICGS सचेत, ICGS सुजीत, ICGS सजगता, ICGS सक्षम है। ठीक है, तो ये क्या है? भारतीय तटरक्षक पोत हैं ये। देखिए, यह 2450 टन वजनी यह पोत 105 मीटर लंबा तथा 9100 किलोवाट के 2 डीजल इंजन द्वारा संचालित है। यह 26 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है।
आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बारे में। अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बारे में तो देखिए 27 अक्टूबर 2021 को उड़ीसा स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। 17.5 मीटर लंबी और 50 टन वजनी अग्नि 5 एक त्रिचरणीय अग्नि 5 जो एक त्रिचरणीय प्रक्षेपास्त्र है। यह ठोस प्रणोदक संचालित प्रक्षेपास्त्र जो है अपने साथ 1 से लेकर के 1.5 टन पारंपरिक एवं नाभिकीय दोनों युद्धशीर्ष या वारहेड ले जाने में सक्षम है। यह जो अग्नि 5 है एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी आरंभिक मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है, जिससे 8000 किलोमीटर तक या इससे 10,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। अग्नि 5 के बारे में और देखते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास के बारे में तो ध्यान रखिएगा अभ्यास क्या है। तो देखिए 22 अक्टूबर 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसे शॉर्ट में हम लोग हीट कहते हैं, ठीक है। तो क्या है ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो अभ्यास क्या है, यह एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। अभ्यास का यह उड़ान परीक्षण विकासात्मक उड़ान परीक्षणों का हिस्सा है। यह स्वदेशी लक्ष्य विमान टारगेट एयरक्राफ्ट पूर्ण रूप से विकसित होने के पश्चात भारतीय सशस्त्र सेनाओं की उच्च गति के हवाई लक्ष्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। अभ्यास को DRDO की प्रयोगशाला एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बंगलुरु द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। सबसोनिक गति से लंबी दूरी तक उड़ान भरने के लिए यह वाहन गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित है। इसकी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है याद करने की। आगे चलते हैं मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A के बारे में। तो 23 सितंबर 2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय थल सेना हेतु 118 अर्जुन मार्क 1A टैंक की आपूर्ति के लिए भारतीय वाहन कारखाने चेन्नई के अवड़ी में जो है इसको आदेश जारी किया। उल्लेखनीय कि 14 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A भारतीय सेना को सुपुर्द किया था। इस टैंक का निर्माण DRDO की चेन्नई स्थित प्रयोगशाला कॉम्बैट व्हीकल एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा किया गया है। अर्जुन मार्क 1A के प्रयोग के निर्माण में देश के 15 अकादमिक संस्थानों, 8 लैबोरेटरीज तथा कई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों ने भाग लिया है। यह जो MBT अर्जुन मार्क 1A है टैंक को इसके पूर्व संस्करण MBT अर्जुन मार्क 1 को 14 विशिष्ट सुधार करके तैयार किया गया है। मार्क 1A संस्करण जो स्वदेशी रूप से विकसित है, ये फिन सस्टेनेबलाइज आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्ड सोबोर्ड FSARPDS प्रणाली से लैस है। देखिए यह जो प्रणाली है, यह प्रणाली गोला बारूद को तीव्र गतिज ऊर्जा के साथ फेंकने में सक्षम प्रौद्योगिकी है। इस टैंक को खास रेगिस्तानी इलाकों के लिए तैयार किया गया। किसे? आपका युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A को। इसका अत्यधिक वजन इसे पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित करने में बाधक है, ये इसकी कमी है। INS ध्रुव की तैनाती की बात करें तो देखिए 10 सितंबर 2021 को विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय नौसैनिक पोत ध्रुव को आधिकारिक रूप से सेवा में शामिल किया गया है। देखिए INS जो है INS ध्रुव भारत का पहला मिसाइल है। देखिए भारत का पहला मिसाइल का पता लगाने वाला एक समुद्री निगरानी पोत है। तो INS ध्रुव क्या है, तो इस फैक्ट को यहाँ याद रखिएगा, भारत का पहला मिसाइल का पता लगाने वाला एक एवं समुद्री निगरानी पोत है। इस प्रकार भारत ऐसी नौसैन्य क्षमता से लैस चुनिंदा देशों जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन एवं फ्रांस, 4 पहले थे, 5वां भारत हो गया, की श्रेणी में शामिल हो गया। उल्लेखनीय कि इस पोत को YC11184 कोड नाम से विकसित किया गया है। आगे चलते हैं चैप प्रौद्योगिकी के बारे में। देखिए 19 अगस्त 2021 को रक्षा एवं विकास संगठन DRDO द्वारा भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को दुश्मन के राडार से बचाने हेतु चैप प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है। जोधपुर स्थित DRDO की रक्षा प्रयोगशाला ने DRDO की
पुणे स्थित उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से उन्नत चैफ सामग्री और चैफ कार्ट्रिज 118/1 को विकसित किया गया है। देखिए, इस तकनीक में विमानों की सुरक्षा हेतु काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम का जो है उपयोग किया जाता है। यह इंफ्रारेड एवं राडार खतरों के खिलाफ निष्क्रिय जैमिंग प्रदान करता है। आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, इसके बारे में बात करें तो देखिए, डीआरडीओ ने 21 जुलाई 2021 तथा पुनः 23 जुलाई 2021 को उड़ीसा तट स्थित चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ध्यान रखिएगा, जो आकाश मिसाइल है न्यू जनरेशन की, ये सतह से हवा में मार करती, सतह से सरफेस टू एयर है ये, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 25 जनवरी 2021 को आकाश एनजी मिसाइल का प्रथम सफल परीक्षण किया गया था, ठीक है। और यह जो है मिसाइल आकाश और आकाश IS श्रृंखला की ही ये मिसाइल है। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं इसमें। देखिए, यह मिसाइल दोहरे पल्स ठोस रॉकेट ईंधन मोटर एवं एक कनस्तर युक्त लांचर या कनस्तरकृत लांचर और एक IESA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे राडार से युक्त है। जहां परंपरागत आकाश मिसाइल का वजन लगभग 720 किलोमीटर है, वहीं नई पीढ़ी की मिसाइल का वजन जो है 350 किलोमीटर, मतलब इसका वजन भी जो है वो कम हुआ है। इसकी एक और विशेषता क्या है, इसमें संलग्न अत्याधुनिक रॉकेट मोटर है। जहां परंपरागत आकाश मिसाइल पुरानी रैमजेट मोटर से लैस है, वहीं आकाश एनजी मिसाइल जो है ये द्विपल्स ठोस रॉकेट मोटर से युक्त है या लगी हुई है। जहां आकाश एनजी मिसाइल 80 किलोमीटर दूर तक इस शत्रु के लड़ाकू विमानों को चिन्हित कर लेती थी, वहीं जब शत्रु का लड़ाकू विमान 50 किलोमीटर की दूरी पर होता है तो आकाश एनजी मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है, जो मात्र 1 मिनट की अवधि में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लक्ष्य को ध्वस्त कर देती है। ज्ञातव्य हो कि आकाश मिसाइल को वर्ष 2014 में भारतीय वायुसेना में तथा वर्ष 2015 में भारतीय थल सेना में शामिल किया गया था। आगे बात करते हैं आकाश प्राइम मिसाइल के सफल परीक्षण के बारे में। तो 27 सितंबर 2021 को डीआरडीओ द्वारा आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल ने परीक्षण के दौरान एक मानव रहित हवाई लक्ष्य को रोककर उसे नष्ट कर दिया। देखिए, आकाश प्राइम को इसकी सटीकता में सुधार के लिए एक स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस किया गया है, जब ऊंचाई पर कम तापमान वाले वातावरण में अधिक विश्वसनीय प्रदर्शन लाने के लिए अन्य सुधार भी इसमें किए गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं MPATGM का सफल परीक्षण के बारे में। MPATGM तो ये है क्या, देखिए MPATGM जो है इसका पूरा नाम है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो देखिए 21 जुलाई 2021 को डीआरडीओ ने मानव द्वारा वहनीय टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल को एक मानव द्वारा वहनीय लॉन्चर से प्रक्षेपित किया गया था। इस परीक्षण के तहत मिसाइल ने लक्षित टैंक पर सीधा हमला किया और उसे पूर्णतः परिशुद्धता के साथ ध्वस्त किया। MPATGM ये स्वदेश विकसित कम वजनी 15 किलोग्राम से कम है, दागो एवं भूल जाओ श्रेणी की मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज कितनी है, 2 से 2.5 किलोमीटर की है। यह मिसाइल लघुकृत इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर और अत्याधुनिक एवियोनिक्स से युक्त है, जो क्रमशः लक्ष्य की पहचान करने एवं मिसाइल को दिशा निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डीआरडीओ तथा BEM टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर इसका निर्माण किया है। तो इस फैक्ट को भी हमको याद रखना है। आगे चलते हैं इसमें। तो देखिए तृतीय श्रेणी की इस मिसाइल ये जो MPATGM है, इस मिसाइल का प्रथम परीक्षण 11 सितंबर 2018 को किया गया था। आगे चलते हैं अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण के बारे में, ठीक है। तो इसको देखते हैं। ये आपका
28 जून, कब? 28 जून 2021 को DRDO द्वारा उड़ीसा के बालासोर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु क्षमता युक्त न्यूक्लियर कैपेबल मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण किया गया। यह मिसाइल उच्च स्तरीय सटीकता के साथ सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा करने हेतु अपने निर्धारित लक्ष्य को भेजने में सफल रही। इसके अतिरिक्त देखिए, ये जो है अग्नि-P, अग्नि श्रेणी की सतह से सतह, तो ध्यान रखिए अग्नि जो है वो सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस मार करती है, पर मार करने वाली मिसाइलों का अत्याधुनिक संस्करण है। इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। यह एक कनिस्त्रीकृत मिसाइल है जिसे रोड या रेल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें 4000 किलोमीटर के परास वाली अग्नि-4 एवं 5000 किलोमीटर के परास वाली अग्नि-5 मिसाइल से युक्त प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है। अग्नि-4 4000 किलोमीटर रेंज है, अग्नि-5 जो है 5000 किलोमीटर रेंज है। इसमें कई उन्नत प्रौद्योगिकियाँ जैसे कि कंपोजिट रॉकेट मोटर, रिंग लेजर, गायरोस्कोप आधारित इनर्शियल नेविगेशन प्रणाली तथा माइक्रो नेविगेशन प्रणालियों का आदि का समावेश किया गया है। यह एक द्विचरणीय मिसाइल, ध्यान रखिएगा अग्नि-P जो है या अग्नि प्राइम द्विचरणीय मिसाइल है जिसका वजन 23 से 25 टन है। इसके अतिरिक्त विश्लेषक अग्नि-P को चीन की DF-21D पोतरोधी बैलिस्टिक मिसाइल के समकक्ष देखते हैं। उल्लेखनीय है कि DF-21D मिसाइल पारंपरिक वारहेड के साथ लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। DF-21D मिसाइल INS राजपूत सेवा मुक्त हुआ। देखिए 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना ने पहले विध्वंसक पोत INS राजदूत, तो ध्यान रखिएगा INS राजदूत क्या है, विध्वंसक पोत रहा है, को सेवा मुक्त कर दिया गया या सेवा मुक्त कर दिया है भारतीय नौसेना ने। INS राजपूत को विशाखापत्तनम स्थित नौसैनिक पोतगाह में कार्यमुक्त किया गया है। INS राजपूत का निर्माण तत्कालीन USSR वर्तमान में यूक्रेन में किया गया था। इसका मूल रूसी नाम नादेजनी, जिसका अर्थ होता है आशा, होप, ये था। देखिए 4 मई 1980 को इसे भारतीय नौसेना के राजपूत श्रेणी के प्रमुख विध्वंसक के रूप में तैनात किया गया। INS राजपूत भारतीय थल सेना की राजपूत रेजिमेंट से संबंध होने वाला भारतीय नौसेना का पहला पोत था, राजपूत रेजिमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा INS राजपूत भारतीय थल सेना की राजपूत रेजिमेंट से संबंध होने वाला भारतीय नौसेना का पहला पोत भी था। इस पोत का आदर्श वाक्य क्या है, मोटो क्या है, राज करेगा राजपूत। ठीक है, इसका लोगो या मोटो ही क्या था, राज करेगा राजपूत। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जो इसका डिफेंस वाला सेक्शन था उसको यहाँ पर कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।